इकोनॉमिक्स, इसके अंदर एक माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है, ठीक है, माइक्रो, और एक होता है मैक्रो, ठीक है। यस तो दो पार्ट होते हैं। तो हमें एक्चुअल में माइक्रो का कोई खास कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ने हैं, थोड़े बहुत डिमांड सप्लाई के लॉज हैं उनको थोड़ा देखना है, उसके अलावा कुछ नहीं खास पढ़ना है। मैक्रो इकोनॉमिक्स की कई चीजें हमें पढ़नी है, लेकिन हमारा सिलेबस ये नहीं है। हमारा सिलेबस है इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। इंडियन इकोनॉमी हमारा सिलेबस है। इंडियन इकोनॉमी में जो है हमें क्या पढ़ना होता है, व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन इंडियन इकोनॉमी, हमें क्या पढ़ना है, क्या चीज मेन है इकोनॉमी के अंदर। तो दिस इज द वर्किंग ऑफ इकोनॉमिक्स, यानी जो इकोनॉमी है उसका एप्लीकेशन किसमें, इंडिया के, ठीक, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमी। सिंपल बात समझ में आ रही कि इंडिया के कंटेक्स्ट में क्या पढ़ते हैं हम लोग। थोड़ा सा पीछे करना, हल्का सा और थोड़ा और थोड़ा, ठीक। तो इंडिया के कंटेक्स्ट में, ठीक है, इकोनॉमी के एप्लीकेशन, इकोनॉमिक्स के एप्लीकेशन इज नोन एज इंडियन इकोनॉमी। सिंपल, कोई मुश्किल बात। अच्छा, अब इसमें क्या होगा, इकोनॉमी में हम सबसे पहली जो चीज पढ़ते हैं, देखो हमारा इकोनॉमी क्या है, किस तरह से हम पढ़ते हैं, उसका एक बेसिक एग्जांपल के तौर पे हम देखते हैं कि इकोनॉमी की जरूरत क्यों है, व्हाई वी आर स्टडीइंग इकोनॉमी एंड व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इकोनॉमी, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखें कि भाई एक बाउंड्री है, एक एरिया है, मान लीजिए यहाँ पे, ठीक है, ये कंट्री है जिसको हम ज्योग्राफी कह सकते हैं। इस कंट्री, ये पूरा कंट्री है, ज्योग्राफिकल एरिया। इसमें कुछ लोग हैं, लेट्स से 5 पीपल हैं, ए बी सी डी ई, ठीक, 5 लोग, ओके। अब 5 लोगों को रहने के लिए, खाने के लिए कुछ पैसा चाहिए, सर्वाइवल के लिए रिसोर्सेज चाहिए, राइट। सर्वाइवल के लिए कुछ ना कुछ चाहिए ना, रिसोर्सेज चाहिए, देयर शुड बी सम रिसोर्सेज फॉर देम, ठीक है। मान लेते हैं कि, दिख रहा है ना सबको, दिख रहा है, मान लेते हैं कि ए साहब है, बी साहब है, सी साहब, डी और ई साहब, ठीक है। ए, ठीक, बी सी डी और ई है। आसानी से इकोनॉमी को समझते हैं। इनकी रिक्वायरमेंट, इनकी जो रिक्वायरमेंट है, सबको भाई बेसिक नीड्स होंगी, रोटी कपड़ा मकान एजुकेशन, ठीक, सबकी बेसिक नीड्स है। मान लेता हूं मैं वो बेसिक नीड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए 5 केजी चावल है, कितना, 5 केजी, 5 केजी राइस, राइट। ये 5 केजी जो राइस है ना, ये इनकी जरूरतों को रिप्रेजेंट कर रहा है। इफ दे हैव 5 केजी राइस, इट मींस उनकी सारी जरूरतें जो है वो मैं मान लेता हूं पूरी हो रही है, राइट। इनको क्या चाहिए, पैसा नहीं। 5 केजी राइस इज देयर रोटी कपड़ा एंड मकान, एग्जांपल के लिए दे रहा हूं। तो इकोनॉमी में कितने किलो राइस है, जरा बताओ मुझे। 25 गेटिंग, यस सर। अगर अब इसको अगर मैं पैसे में कन्वर्ट कर दूं, बात को समझिएगा, अगर मैं इसको पैसे में कन्वर्ट, मैं कहता हूं कि 5 किलो चावल की सबको जरूरत है, 25 किलो चावल है मार्केट में, पैसे में मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूं। अच्छा, थोड़ा और आसान कर दिए इसको, तो 1-1 किलो चावल मान लेते हैं, कितना, 1 किलो, थोड़ा और आसान हो जाएगा, ठीक है। तो कैलकुलेशन आपको नहीं करनी पड़ेगी, दिमाग से ज्यादा टेंशन नहीं रहेगी, ठीक है। एक 1 केजी 1 केजी 1 केजी 1 केजी एंड 1 केजी, ठीक, कितने केजी हो गए, 5 केजी, 5 केजी रिसोर्स है आपके पास जी सर, और सबके पास 1-1 केजी है, और इनकी रिक्वायरमेंट भी 1 केजी ही है, क्या है, 1 केजी। सब खुश, रामराज, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया, ठीक है। अब पंगा क्या होगा, पंगा हुआ क्या, ठीक है, कि अच्छा ये लोग खरीदने जाते हैं, मान लीजिए सबको 1 किलो का चावल कैसे मिलता है, तो सबके पास 5 रुपए किलो चावल है। कितने रुपए किलो, इकोनॉमी के अंदर 25 रुपए है, ठीक है, कितने हैं, 25 रुपीज है इकोनॉमी के अंदर, और सबके पास 5-5 रुपए है, कितने हैं, 5, एवरीवन हैज 5 रुपीज, सबके पास इक्वल पैसा है, कितना है, 5 रुपए, 5 रुपीज एंड दे हैव आल्सो 5 रुपीज। बात को समझिएगा, ठीक है, जी सर। 5-5 रुपए सबके पास, बात क्लियर हो रही है, यस सर। इकोनॉमी में कितना पैसा टोटल, 25 रुपीज, ठीक है ना।
हमारी इकोनॉमी के अंदर 25 रुपए है और 5 किलो चावल है, ठीक है। 1 किलो चावल कितने का मिलेगा जरा बताओ भैया? 5 रुपए का। 5 रुपीज। 1 किलो चावल मिल रहा है 5 रुपीज का, ठीक, ओके। जी सर। 5 रुपए इनके पास है, 5 रुपए इनके पास है, 5 रुपए इनके पास है, इनके पास भी 5 रुपए है और इन भाई साहब के पास भी 5 रुपए है। सब सुखी संपन्न जीवन व्यतीत कर रहे हैं, ठीक, क्लियर है? यस सर। हमें इकोनॉमी की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है, ये दो भाई साहब पढ़ लिख के इंजीनियर हो जाते हैं सलमान की तरह, ठीक है ना। थोड़ा इंजीनियरिंग हो जाते, थोड़ा दिमाग, यानी इंजीनियर हुए सलमान, कौन? इंजीनियर। और ये भी साहब जो है ना, ये इनके पास कुछ रिसोर्सेज हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट आइडियाज जिन्होंने सलमान साहब ने इनके दिमाग में ट्रिगर कराया है, मैनेजर हैं। इन्होंने कहा कि देखिए यार, मतलब ऐसे नहीं मजा आ रहा है, रोटी कपड़ा मकान से सिर्फ नहीं जीना है, देयर शुड बी सम वाईफाई, देयर शुड बी सम इलेक्ट्रिसिटी, देयर शुड बी सम बड़ा चीज होना चाहिए कुछ, राइट? क्या होना चाहिए? बड़ा चीज होना चाहिए। तो मैंने एक अपने लैपटॉप पे बनाया, इन्होंने अपने प्रोजेक्ट बनाया कि वी विल ओपन अ फैक्ट्री इन दिस एरिया। क्या खोलेंगे? फैक्ट्री खोलेंगे। वो फैक्ट्री खोलेंगे और फैक्ट्री में जो है ना, हम लोग क्या नाम है, मैन्युफैक्चरिंग, उसमें जो है वाईफाई कनेक्शन, उस फैक्ट्री से क्या कंपनी बनाएंगे, कंपनी के अंदर हम जो है वाईफाई कनेक्शन, इंटरनेट कनेक्शन और ऐसी बहुत सारी चीजें हम लोगों के लिए करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे, राइट? उससे लोगों को इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, ओके। यानी एक बढ़िया, सिंपल वर्ड्स में, एक बढ़िया फैक्ट्री खोलने का आइडिया लेकर आए मिस्टर सलमान, ठीक है साहब। ये फैक्ट्री खुलवा दी, ओके, एक कंपनी होगी, ठीक है। कंपनी खोलने का आइडिया है, ये आइडिया कहाँ है? इन योर लैपटॉप। कहाँ पे आइडिया है? लैपटॉप में, ठीक है। मतलब एक बेसिक बात, आपके पास पैसा नहीं है, आप गए मोदी जी के पास, सलमान एंड दिस गाय, मान लीजिए आप हैं नदीम साहब, आप दोनों के दिमाग में आइडिया आता है और आप लोग कहाँ जाते हैं? मोदी जी के पास। मोदी जी से कहते हैं, मोदी जी देखिए ऐसा है ना कि हम बहुत पूरी जनता को इलेक्ट्रिसिटी देना चाहते हैं। क्या देना चाहते हैं? इलेक्ट्रिसिटी देना चाहते हैं, वाईफाई कनेक्शन देना चाहते हैं, सब देना चाहते हैं। गांधी जी ने कहा बहुत अच्छी बात है भाई, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। लेकिन एक्सपेंडिचर, लेकिन फिर आप मुझसे क्या चाहते हो? बोला साहब पैसा नहीं है, फाइनेंस करवा दीजिए। पैसा नहीं है, फाइनेंस करा दीजिए। मोदी जी ने कहा आरबीआई से, किससे बोला? मान लो आरबीआई इंस्ट्रक्शन दे दिया आरबीआई को कि भाई आरबीआई साहब इनको पैसा दिलवाओ। आरबीआई ने बोला एसबीआई से कि भाई इनको लोन दे दो। क्या दे दो? क्या मिल गया? लोन मिल गया, ठीक है, लोन मिल गया। अच्छा, लोन मिल गया, कितना मिला? मैं मान लेता हूं 25 रुपए का ही लोन मिल गया। कितने का? 25, ठीक है। इकोनॉमी में कितना आ गया भैया? 50 रुपया छापा, 25 रुपए दे दिए। क्या समझिएगा, रुपया छापा, 25 रुपए दे दिया, ठीक। इकोनॉमी में हो गए 50 रुपए। चावल बढ़ा? गेहूं बढ़ा? चावल तो नहीं बढ़ा ना? नहीं बढ़ा सर, गेहूं तो नहीं बढ़ा ना? नहीं बढ़ा। भाई कोई मोदी जी ने हल थोड़ी ना चलाया है, हल चला के कि हल चलाया हो, 10 किलो चावल पैदा कर दिए हो, उसके बाद में रुपया छापा हो। मोदी जी ने क्या किया? फंड एलोकेट किया, फाइनेंस किया, क्या किया? फाइनेंस, लोन दिया, लोन दिलवाया, यस सर। ठीक है। और लोन कैसे दिया? छपवा के, नोट छपवाया कागज पे और दे दिया आपको, ठीक है। बात समझ रहे? Yes, sir. अच्छा, अब क्या होता है कि इकोनॉमी में तो आपके आ गया भाई 50 रुपए, ठीक है ना, और चावल रह गया 5 किलो। कितना किलो? भाई 5 केजी आपके पास चावल है, केवल अभी 5 ही किलो है ना चावल। यस सर। चावल तो ज्यादा है नहीं, 5 केजी राइस है, चावल तो बढ़ा नहीं, मोदी जी ने कोई खेती वेती तो की नहीं। अच्छा, वो 50 का हो गया, और ये हो गया नहीं, 50 रुपए आ गए इकोनॉमी में, तो Yes. 1 किलो चावल कितने का मिलेगा? 10 रुपए, 10 रुपीज का। Yes, सिंपल sir. कैलकुलेशन है, यस सर। कोई ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं। नो सर। अब इन लोगों के पास पैसे कितने हैं भाई? 5 रुपीज, 5 रुपीज नहीं, सबके पास नहीं। अब इनके पास पैसा लेकर ये दो लोग आए, ठीक है। इन्होंने मान लीजिए इनके पास लैंड, लेबर और कैपिटल की जरूरत है। इनके पास लैंड है, किसके? सी के पास। किसके पास? सी के पास। सी के पास लैंड है भाई, लैंड है, इन्होंने इसको दे दिया 5 रुपए, ठीक है ना। क्या ले लिया? लैंड खरीदवा लिया, ठीक है ना। तो इसके पास कितने हो गए भाई? 10 रुपीज। फाइन, देखना अब समझना बात। इनके पास भाई इन्होंने स्किल लगाए हैं, दिमाग लगाया, सब कुछ लगाया, इनके पास आ गए 10 रुपीज, इन्होंने अपने पास रख लिए, ठीक है। इन्होंने क्या बेचा? लेबर कैपिटल,
कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड लेबर जो भी, यस सर। ठीक है। इन्होंने 10 रुपए अपने पास, इनको प्रॉफिट हो गया, तो इनके पास टोटल कितना हो गया? 15। 15 रुपए, है कि नहीं? Yes. इन्होंने भी 10 रुपए रख लिए अपने पास, क्योंकि भाई आइडिया इनका, सब कुछ इनका, सलमान साहब का, ठीक है। तो ये हो गया 15 रुपए। कितने हो गए? 15 रुपए। इन दोनों भाई लोगों के पास कितना बचा? 5। अभी उतना ही है। जी सर। इनका तो कोई वैल्यूएशन हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये वो तबका है जो इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व नहीं है। ये लैंडलेस लेबर है, ये काम लेबर है, काम करने वाले, मतलब लैंडलेस लेबर है, किसान है, और ये कुछ मछुआरे हैं, कुछ इस टाइप की कम्युनिटी है जिनके पास इस प्रोजेक्ट से जिनका कोई लेना देना नहीं है। दे आर नॉट सो स्किलफुल टू वर्क इन दिस एरिया। सो अब देखिए, आप पहले सब लोग बराबर थे, जी सर। अब इनको क्या कहते हैं हम? अमीर लोग। रिच बोलते हैं ना, जी सर। जिनके पास पैसा, जिनके पास अपनी जरूरत कितने में पूरी होगी? 10 रुपए में। बचेगा कितना अपने पास? 5 रुपए। कुछ बचा? Yes. अपनी सारी जरूरतें पूरी होने के बाद 1 किलो चावल 10 रुपए में खरीद लिया, सारी जरूरत पूरी, वही तो है। Yes, और 5 रुपए पैसा बच गया, उसे Savings. लग्जरी खरीदी, कुछ करा, अय्याशियां की। वो कौन है? अमीर। ये दो लोग कर रहे हैं। ये मिडिल क्लास आदमी है, ठीक है, ठीक है। ये क्या कर रहा है? हैंड टू माउथ जी रहा है अपना, ठीक है, जैसे चल रहा था वैसे चल रहा है, उसको कोई खास फर्क नहीं पड़ा। क्यों? जितने कमा रहा क्योंकि जितना कमा रहा है उतना खर्चा हो रहा है, पहले भी वही था। यस सर। ये हो गए पुअर लोग। पुअर कैसे हो गए ये? इनके पास पुअर कैसे हो गए? 5 रुपए में आधा किलो चावल मिलेगा, यानी कि रोटी मिलेगी तो कपड़ा नहीं मिलेगा, कपड़ा मिलेगा तो मकान नहीं मिलेगा। कितना किलो चावल मिलेगा? हाफ केजी। मिलना रिक्वायरमेंट कितनी है? 1 केजी की। और मिल कितना रहा है? हाफ केजी। यानी रोटी कपड़ा तो मिल जाएगा, तो पढ़ाई नहीं मिलेगी, बच्चों को पढ़ा नहीं सकते, एजुकेशन नहीं मिलेगा, रहने के लिए नहीं मिलेगा, healthcare. ठीक है। तो ऐसे हेल्थ केयर नहीं मिलेगा, तो ऐसे लोगों को बोलते हैं पुअर। आसानी से बात समझ में आ गई? जी सर। ये इनकी क्या गलती थी इसमें, कुछ भी नहीं। गरीब होने में? मोदी जी की गलती थी, सलमान की गलती थी? एक्चुअल में गलती नहीं थी। दिस इज इनोवेशन। तो वेन एवर यू आर लिविंग इन अ डेवलपिंग कंट्री, आपको भाई फैक्ट्रीज लगानी ही पड़ेंगी। अब ये क्या होगा ना, ये 25 वो धीरे धीरे वापस करेगा ना इकोनॉमी में। वो 25,000 आएंगे, इलेक्ट्रिसिटी बनेगी, ये लोग भी पैसा देंगे, इलेक्ट्रिसिटी का बिल देंगे, और उसके बाद में इकोनॉमी में पैसा वापस जाएगा, बट उसमें टाइम लगेगा। अब गवर्नमेंट को क्या करना होगा? गवर्नमेंट को भाई सारे सिटीजन के बारे में सोचना है, ठीक है ना। Yes. तो बोलेगा यार ये तो अपना खरीद नहीं पा रहे, क्या नहीं खरीद कर पा रहे? खरीद नहीं पा रहे, जी सर। और बेसिक नीड्स इनकी पूरी नहीं हो रही, तो गवर्नमेंट इनको क्या देगी? सब्सिडी। क्या देगी? सब्सिडी। और इनको बोलेगी तुम्हारे पास बड़ा पैसा है, तुम टैक्स दो, ठीक है ना। यस तो सर। इनसे लेगी टैक्स, उस बैलेंस को मेंटेन करना। ठीक है, हाँ, और इनको देगी सब्सिडी। सब्सिडीज देगी। देती नहीं है? सिलेंडर पे, Yes, इस पे, sir. है ना, देती है ना। राशन। स्कीम चलाती है गवर्नमेंट, ठीक है। एजुकेशन स्कीम भाई नहीं कर पा रहे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स खोलती है ना, Yes. कि आप 1 रुपए की पर्ची बनाओ और अपना इलाज करवा लो। ये तो नहीं करवा सकते ना वैसे, Yes. इनके लिए सरकारी स्कूल खोलती है, समझ रहे हो ना। यस सर। और इनसे क्या करती है? टैक्स लेती है, इनको सर्विसेज देती है। कैसे सर्विस? इलेक्ट्रिसिटी, वाईफाई, ये वो, उससे भी पैसा जनरेट करती है। Yes. और वो पैसा कहाँ पे मिलता है? क्योंकि गवर्नमेंट का मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं, गवर्नमेंट का मोटिव क्या है? गवर्नमेंट का मोटिव वेलफेयर। क्या है? वेलफेयर। लोगों का वेलफेयर। यानी कि मैं प्रॉफिट कमा के रखूं ना, गवर्नमेंट का मेन काम है वेलफेयर करना लोगों का, ठीक है ना। तो हमारा ये इस तरह से हम लोग इकोनॉमी को चलाने की कोशिश करते हैं। सिंपल वे में आपको इकोनॉमी समझाने की मैंने कोशिश की है कि क्या है इकोनॉमी। अब इसमें थोड़ा सा हम समझते हैं कि क्या क्या हुआ है, उससे समझ में आएगा मैं पढ़ना क्या, ठीक है। यस। सबसे पहले ये जो 25 रुपए आपको दिख रहे हैं, 25 रुपए कहां दिख रहे थे? इसमें सर्कल सर्कल में ना। Yes, तो sir. ये आपका है, मान लीजिए जीडीपी। क्या है? GDP, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, या इसको हम लोग नेशनल इनकम। देखिए नेशनल इनकम का चैप्टर होता है, मैं चैप्टर क्या बता रहा हूँ, ठीक है। नेशनल इनकम। इनकम, ठीक है। नेशनल इनकम पहला चैप्टर, उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। नेशनल इनकम कैसे मेजर की जाती है? हमारी इनकम है तो नेशनल की तो कोई इनकम होगी। Yes. तो ये पहला चैप्टर हम लोग देखते हैं कि भाई नेशनल इनकम कैसे मेजर की जाती है, क्या है वो, यानी इकोनॉमी में कितना पैसा है, कहां से आ रहा है, कैसे जा रहा है। वो एक अलग बात है कि उसका बहुत डिटेल में हम देखते हैं। बट इकोनॉमी में हम लोग जो सबसे पहली चीज देखते हैं वो क्या देखते हैं? इसको ठीक है भाई। इकोनॉमी में हम सबसे पहली चीज क्या देखते हैं कि पैसा कहां से आ रहा है, ठीक है। Yes, sir. पैसा कितना है हमारी इकोनॉमी में। दूसरा,
ये जो चावल वावल आपको दिख रहा था ये क्या थे? रिसोर्सेज थे। क्या थे? रिसोर्सेज ये 5 की चावल क्या है? रिसोर्सेज ठीक है, रिसोर्सेज, सर्विसेज, है ना, यस सर सर्विसेज। ठीक है, इसमें सर्विसेज में प्राइमरी सेक्टर, ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी, ठीक है, सेकेंडरी टर्शियरी, एंड टर्सरी, ये तीनों सेक्टर आ रहे हैं। Yes, सर्विस sir. भी आ रहा है और मैन्युफैक्चरिंग भी आ रहा है, सब कुछ, मतलब क्योंकि ये बेसिक नीड्स के बारे में बात हो रही है, स्कूल, हॉस्पिटल, ये सब इसमें आ रहा है। अच्छा, इसके बाद में देखिए, आपने एसबीआई को से लोन लिया, ठीक है, पैसा कहां से लिया? एसबीआई से। यस ये क्या है? मनी। तो यहाँ पे जो एक चैप्टर आता है उसको बोलते हैं हम लोग मनी, ठीक है, एंड बैंकिंग। क्या होता है? मनी एंड बैंकिंग अब महंगाई बढ़ी है, दिख रहा है, यस सर, इन्फ्लेशन 5 रुपए किलो से 10 हो गया इसको बोलते हैं इन्फ्लेशन। क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन। क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशन, सिंपल वर्ड्स में समझ Yes, आए? अच्छा, इसके बाद में बात समझ रहे हो? आसान है ना? यस सर, ओके, उसके बाद में इन्फ्लेशन। अच्छा, इन भाई साहब ने बोला यार कंपनी तो हमने खोल ली। क्या खोल लिया? कंपनी, ये जो कंपनी खोली है, सेकेंडरी सेक्टर या टर्सरी सेक्टर, जो भी की कंपनी खोली है, इसको हम बोलते हैं कि यार ऐसा करते हैं ना कि मतलब इससे और पैसे की जरूरत होगी तो कहां से लेंगे? जिन्होंने क्या करा था? फाइनेंस करवाया था। क्या कराया था? फाइनेंस फाइनेंस करवाया था। फाइनेंस करवाया था और फिर इसको लिस्ट कर देते हैं लोग शेयर मार्केट में। कहां कर देते हैं? शेयर मार्केट में शेयर मार्केट में, ठीक है, शेयर बना देते हैं इसका शेयर्स मार्केट में रजिस्टर कर देते हैं। उससे भी जो है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है, ये देखता है सिक्योरिटी फाइनेंस मार्केट को, ठीक है, सिक्योरिटी मार्केट को देखता है, शेयर्स में, स्टॉक्स में, ठीक है, इसको हम रजिस्टर कर लेते हैं ताकि और लोगों से भी पैसा उठा सके, ठीक है, बाहर से पैसा उठा सके हम लोगों से, इन्वेस्टमेंट ले सके। तो इसके लिए क्या किया इन्होंने? अपने आप को कहां पे रजिस्टर कर दिया? सेबी के अंदर सेबी के अंडर में। पहला चैप्टर, ठीक, यस सर दूसरा चैप्टर इन्फ्लेशन, लेकिन इन्फ्लेशन से तीसरा चैप्टर इन्फ्लेशन एंड मनी एंड बैंकिंग एक ही साथ पढ़ते हैं। ये यूनिट है, चैप्टर नहीं, यूनिट, ठीक है। तो मनी एंड बैंकिंग, इसके साथ साथ ये यूनिट है, इसी यूनिट में मनी एंड बैंकिंग और फाइनेंस भी आता है यूनिट के अंदर, ठीक है। ओके, ये टॉपिक्स है जिसको हमें पढ़ना है। मनी ये हो गया, ठीक। अच्छा, मनी बैंकिंग फाइनेंस हो गया। अच्छा, इसके बाद में देखिए ये सब जो मैनेज किया गवर्नमेंट ने, किसने किया था? किसने कहा था? आरबीआई को गवर्नमेंट ने कहा था। सेंट्रल, अब वो सेंटर हो, स्टेट हो, बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा था हमें यहाँ पे। तो गवर्नमेंट जो होती है उसको इस सबको मैनेज करना है ना। तो मैनेज करने के लिए कितना पैसा आया और कितना पैसा गया उसको देखती है। आर्टिकल 112 के अंदर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात है, जिसको हम लोग बजट कहते हैं। वो बजट बनाती है हर साल, बजट पेश करती है, ठीक है। गवर्नमेंट अपना बजट देती है जिसको एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 112 पे आर्टिकल के अंदर डिस्कस है। और ये बजट जो है कौन सा चैप्टर हो जाएगा जरा बताओ? चौथा, पांचवा बजट। अब बजट में रेवेन्यू कितना आ रहा है, रेवेन्यू कितना जा रहा है, टैक्स कितना लग रहा है, ये सारा जितना भी बात आती है, यानी रेवेन्यू, ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है, टैक्सेशन, ये सारा जितना है टैक्सेशन मतलब रेवेन्यू इज टैक्स, ठीक है, काइंड ऑफ टैक्स। तो रेवेन्यू से टैक्स से आता है, एक्सपेंडिचर हम कर रहे हैं तो उसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। इसी तरह से जो क्या नाम है आपका, जो है इनकम कह लीजिए, इस इनकम एंड एक्सपेंडिचर कह लीजिए, इनकम कह लीजिए। इनकम को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कैपिटल इनकम होता है और जो पैसा आ रहा होता है ना, रिसिप्ट जिसको बोलते हैं। तो जो रसीद आती है, जो रिसिप्ट आती है, वो दो तरह की होती है, कैपिटल रिसिप्ट एंड रेवेन्यू रिसिप्ट, ठीक है। वो हम लोग पढ़ेंगे आगे, ठीक है। इनकम को या रिसिप्ट को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक करते हैं हम लोग कैपिटल रिसिप्ट और एक रेवेन्यू रिसिप्ट। और इसमें भी इसी तरह से एक्सपेंडिचर को भी दो पार्ट में करते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो आगे हम पढ़ेंगे, ओके, बात समझ रहे हैं? तो ये हमारा हो गया बजट। अच्छा, बजट के बाद क्या होता है? गवर्नमेंट क्या करती है? बजट लगा दिया। अच्छा, मान लीजिए कि मतलब एक बार फिर हमें कंपनी को जरूरत हुई, हमने कहा यार देखो ऐसा है ना, मतलब हमें जो है ना हमारे पास पूरा नहीं हो पा रहा, आपूर्ति पूरी नहीं हो पा रही, हमें कुछ चीजें बाहर से मंगवानी पड़ेंगी। किससे मंगवानी पड़ेंगी? बाहर से, यानी आरबीआई नहीं दे रहा, आरबीआई का मैं नहीं दे रहा, तो इंडिया, ये कंपनी वाले किधर देखेंगे? गवर्नमेंट की तरफ।
गवर्नमेंट कहेगी देखो भैया ऐसा है ना कि वर्ल्ड आईएमएफ से मंगवा लो, वर्ल्ड बैंक से मंगवा लो। किससे? आइए मतलब आईएमएफ से या वर्ल्ड बैंक से मंगवा लो, ठीक है ना। तो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जो है, जी सर, ठीक है, आईएमएफ से मंगवा लो या वर्ल्ड बैंक से मंगवा लो, ये भी वो तो बोल सकते हैं। अब आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जो है वो इंटरनेशनल है यस कि नहीं है? यस तो इंटरनेशनल जब बात हो जाती है, नेशनल से किधर चले गए हम लोग? इंटरनेशनल की तरफ। तो इसको हम बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। क्या बोलते हैं? बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट या एक्सटर्नल सेक्टर भी बोलते हैं बहुत सारी किताबों में। तो एक्सटर्नल सेक्टर ये हमारा कौन सा चैप्टर हो जाएगा जरा बताओ? 6 हो जाएगा। 6 टॉपिक हो गया ये, ठीक है। उसके बाद में हमारा जो है ये जो गवर्नमेंट की स्कीम्स वगैरह होती हैं, गवर्नमेंट जो भी चीजें करती है वो सारा हमारा 7th मान लीजिए, ठीक है। प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी सेक्टर 8th मान लीजिए, ठीक है, रिसोर्सेज के ऊपर। तो इस तरह से 8-10 यूनिट्स में हम इकोनॉमी को पढ़ते हैं, ठीक है। Yes. पहले तो हम क्या देखते हैं, सबसे पहली जो यूनिट पढ़ते हैं, समझ रहे हो ना, इसी में आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। सबसे पहली चीज हम लोग क्या पढ़ते हैं? पढ़ते हैं भैया नेशनल इनकम। हमारे पास पैसा है कितना, ठीक है, कहां से आ रहा है, क्या तरीका है उसको कैलकुलेट करने का, ठीक है। व्हाट आर द सोर्सेज टू कैलकुलेट दीज थिंग्स, कैसे मतलब, और उसको किस किस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं भाई। जीडीपी है, जीएनपी है, नेशनल इनकम है, एनएनपी है, ठीक है। तो वो कैसे होता है, उसमें क्या मेथड्स लगाए जाते हैं, कौन कौन से मेथड है? इनकम मेथड है, एक्सपेंडिचर मेथड है, सीएसओ जो है अपना सेंट्रल स्टेटिस्टिकल ऑफिस, और उसके अलावा एनएसएसओ है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। ये कैसे इसको डेटा कैसे कलेक्ट करते हैं, वो सारी बातें पहले चैप्टर पहले। दूसरी यूनिट आती है बैंकिंग। बैंकिंग इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ी, तो भाई महंगाई को कैसे कंट्रोल किया जाएगा, किसकी जिम्मेदारी है कंट्रोल करने की? आरबीआई की है, गवर्नमेंट की है, किसकी जिम्मेदारी है? फिर इन्फ्लेशन कितने टाइप के होते हैं, ठीक है, फ्लोटिंग इन्फ्लेशन है या क्या नाम है, मार्केट बेस्ड इन्फ्लेशन है, किस तरह से बॉटलनेक इन्फ्लेशन, बहुत तरह के इन्फ्लेशन होंगे, ठीक है। क्रीपिंग इन्फ्लेशन है, गैलोपिंग इन्फ्लेशन है, हाइपर इन्फ्लेशन है, बहुत तरह के इन्फ्लेशन। महंगाई बहुत तरीके से बढ़ती है, उसको कंट्रोल करने की बहुत विधि भी है, ठीक है, कैसे कंट्रोल किया जाएगा, ठीक है। तो उसमें यानी पैसे को कम कर दिया जाए या डेफिसिट फाइनेंसिंग की जाए, कैसे किया जाए, मतलब क्या तरीका हो सकता है कि पैसे को मार्केट में कम कर दिया जाए या सामान बढ़ा दिया जाए, क्या तरीके होंगे वो, उसके बारे में बात करेंगे। इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल, महंगाई भाई लोगों के ऊपर इफेक्ट डालती है, महंगाई इनके ऊपर इफेक्ट डालेगी, इनको तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन इनके ऊपर फर्क पड़ेगा। महंगाई क्यों हुई वो भी देखा गया। अच्छा, ये वन ऑफ द रीजन है महंगाई बढ़ने का, बहुत सारे रीजन है, ठीक है। तो इन्फ्लेशन ये सब कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, मैं सिंपल वर्ड्स में भी स्टार्ट करूंगा। तो इन्फ्लेशन हो गया। यस सर। फिर हम इन्फ्लेशन की वजह क्या थी, हमने रुपया छापा था, तो हम लोग कहा जाएंगे बैंकिंग, मनी बैंकिंग। मनी की बात करेंगे, मनी कैसे काम करता है, पैसा कैसे काम करता है, उसकी हिस्ट्री क्या है, कैसे पैसा काम करता है, उसकी हिस्ट्री क्या है, कैसे हुआ भाई। पहले कौड़ियों में हम डील करते थे, है ना, कौड़ियां होती थी, यस सर। सिक्के होते थे, बाद में फिर सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, है ना। उसके बाद में इस तरह से करते करते हम लोग फिर उस पे आ गए, क्या नाम है आपका, उस पे करेंसी पे आ गए, नोट पे आ गए। फिर करेंसी से फिर हम लोग किधर चले गए, डिजिटल पे चले गए, ठीक है ना, डिजिटल में चले गए। अब आजकल क्रिप्टो करेंसी वगैरह पे आ गए हैं, ना, ये डिजिटल बैंकिंग तो छोड़ो, क्रिप्टो करेंसी पे आ गए हैं। पेपर करेंसी की कहानी खत्म हो रही है ना, वर्चुअल करेंसी पे चल रही है कहानियां, है ना। तो ये धीरे धीरे कैसे इवॉल्व हुआ है ये, ठीक है। पैसे पहला ट्रांसफर करने के लिए मनी एक्सचेंज, रेट ऑफ एक्सचेंज की तरह काम करता है। पहले क्या होता था, हम देते थे पैसा, ये लो, अभी क्या है, स्कैन किया, धार से मार दिया है। कितना टाइम लगता है, विद इन सेकंड होती है चीजें। उससे पहले मनी नहीं था तो बार्टर सिस्टम था, है ना, बार्टर सिस्टम। तो वो भी हम हिस्ट्री पूरा देखेंगे। हाथी के दांत से भी लोग डील करते थे, वेल के दांत से डील करते थे, और सिगरेट से डील करते थे जेलों में। तो ऐसे बार्टर सिस्टम, लेकिन बार्टर सिस्टम की कुछ कमियां हैं, जिसकी खामियां हैं, जिसकी वजह से मनी यूज किया गया। अब मनी की भी कुछ खामियां हैं, जिसके लिए हमने फिर डिजिटल बैंक मनी यूज किया। बैंक मनी में जैसे चेक यूज किया, फिर डिजिटल यूज किया। डिजिटल को भी हमने और डिजिटलाइज कर दिया। अब तो फिर मतलब दुनिया भर का यूपीआई और ये सब कहानी हो गई ना, एनईएफटी, आरटीजीएस, ये सब जितना भी है, एनईएफटी है, आरटीजीएस है, आईएमपीएस है, ठीक है। ये सारा हम डिटेल में पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ठीक है भाई। जी सर। तो ये हो गया। इसके बाद ये तो हो गया मनी एंड बैंकिंग, उसका इंटरनेट बैंकिंग वगैरह सब कुछ उसमें आ जाएगा। चेक्स कैसे काम करता है, एमआईसीआर कोड क्या होता है, आईएफसी कोड क्या होता है, वो सारी बातें हम लोग डिटेल में करेंगे। कौन से सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, ई कुबेर सॉफ्टवेयर क्या है, आरबीआई यूज करता है, पता है ना, बैंक सीएस है, एसबीआई यूज करता है। तो ये सब कौन क्या है, कैसे है, कौन ने किसने दिया है, ये सब इसके बारे में बात करेंगे। फिर हमारा आता है इससे अगला टॉपिक जो है कि पैसा कहां से लाएंगे, फाइनेंस, पैसा कहां से आएगा, कैसे। एक होता है ना कि भाई हम क्या करें,
किसी से लोन ले ले, एक काम ये कर सकते हैं, लोन ले ले। दूसरा हम क्या काम कर सकते हैं, हम दो तरह से लोन ले सकते हैं, सॉवरिन लोन ले सकते हैं गवर्नमेंट से, मतलब गवर्नमेंट से भी हम लोन ले सकते हैं, और हम प्राइवेट एंटिटीज लोगों से भी लोन, पब्लिक से भी लोन ले सकते हैं, दोनों तरह से ले सकते हैं ना। तो हम लोन भी ले सकते हैं, जिसे हमने कहा लोन में क्या होता है, फिक्स होता है, भैया मुझे आपने इतना पैसा दिया, मैं आपको इतना रिटर्न करूंगा, साथ में कुछ इंटरेस्ट दूंगा, यही तो कुछ एक्स्ट्रा पैसा दूंगा। अच्छा, दूसरा होता है आपका इसके अलावा तरीका शेयर्स दे देना, पार्टनरशिप कर लेना। जैसे भाई आपका 25% शेयर मैंने आपको दे दिया, आपने पैसे लगाए, मैंने 25% शेयर दे दिया, अब जो कमाई होगी उसमें से 25% आपका, उसमें नफा और नुकसान दोनों में आप जिम्मेदार हैं। बात समझ रहे हैं? तो दो तरीके से हम बिजनेस कर सकते हैं। तो ये फाइनेंशियल में शेयर खरीदना बेचना कैसे होगा, तरीका क्या होगा उसका। कोई आम आदमी भी किसी कंपनी का शेयर खरीद सकता है, तो कैसे खरीदेगा, डीमेट अकाउंट क्या होता है, ठीक है, वो हर्षद मेहता और केतन पारिक ने कैसे स्पैम कैसे किए थे, कैसे स्कैम्स मारे थे, ठीक है, स्कैम कैसे किए थे। और उसके बाद रूपर पंजाल है जो जिसको डीमेट क्वीन कहा जाता है, उसने कैसे डीमेट अकाउंट बना के लोगों के शेयर्स कैसे लूटे, वो भी समझ में आएगा आपको, ठीक है। तो फाइनेंस मार्केट से काफी चीजें आपको समझ में आएंगी, शेयर मार्केट समझ में आएगा, ये बुल क्या होता है, बियर क्या होता है, डियर क्या होता है, ये सब समझ में आएगा कि बुल का मतलब क्या है, सेंसेक्स क्या है, निफ्टी 50 क्या है, ये सारी बातें जो हम फाइनेंशियल सेक्टर में बात करते हैं, स्टॉक मार्केट की बात करते हैं, मनी मार्केट की बात करते हैं, उसमें जैसे शॉर्ट टर्म मार्केट है, लॉन्ग टर्म मार्केट है, सिक्योरिटी मार्केट वगैरह, तो उसके बारे में हम लोग इसमें फाइनेंस में बातें करते हैं। बात समझ रहे हैं? फाइनेंस के बाद में फिर हमारा जो फाइनेंस हम लोग डील कर लेते हैं भाई, तो उसमें हम लोग बहुत टाइप की कंपनीज की, जैसे कि हमारी कंपनीज किस किस टाइप की होती है, तो कंपनी एक्ट भी आया था उसमें, जैसे हमारे यहाँ पार्टनरशिप होता है, ठीक है, पार्टनरशिप फर्म के अलावा हमारा लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप होता है, जिसको एलएलपी कहते हैं, ठीक है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। उसके अलावा हमारी कंपनी होती है, कंपनी एक्ट 2013 के तहत अभी रजिस्टर्ड हो रही है, ठीक है। उसके अलावा हमारी कंपनी के अलावा कॉर्पोरेशंस होते हैं, ठीक है। सो ये कैसे काम करते हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्या है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी क्या है, गवर्नमेंट कंपनी क्या है, पीएसयूज क्या है, ये सारी भी, ठीक है। एमएनसीज में तो मल्टीनेशनल कंपनी तो कंपनी है, तो ठीक है, वो कैसे काम करती हैं, हाउ उनका वर्किंग स्टाइल क्या है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होती हैं, या कई बार क्या नाम है ज्वाइंट वेंचर्स होते हैं, तो ये सब के बारे में हम लोग इसमें बात करते हैं, ठीक है ना। उसमें ब्रोकर, जॉबर, मार्केट मेकर, ऐसे भी नाम आपने सुने होंगे, बहुत सारे ऐसे लोगों का कि ये मार्केट मेकर है, ये जॉबर है, ये ब्रोकर है, शेयर ब्रोकर है ना। तो उसमें ट्रेडिंग होती है अलग अलग टाइप से, सेंसेक्स का अपना वो भी है, सेटेलाइट भी है उनका, क्या नाम है, बीएससी वालों का, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, एशिया की सबसे ओल्डेस्ट वो स्टॉक एक्सचेंज है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, उसके बाद निफ्टी 50 भी आ गई है, निफ्टी वगैरह, ठीक है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जिसमें है। तो ये, तो इसके बारे में मतलब हम बात करेंगे कि शेयर मार्केट कैसे काम करता है, ठीक है। और एम्स्टर्डम वगैरह में भी है, वॉल स्ट्रीट है अमेरिका वगैरह में, तो कैसे है, फंक्शन कैसे करता है, ठीक है। अच्छा, फिर हमारा आता है, उससे आगे बढ़ेंगे हम लोग, फाइनेंस बनी बैंकिंग, बैंकिंग के बाद फाइनेंस, फाइनेंस के बाद हम क्या बात करेंगे, बजट की बात करेंगे। अब गवर्नमेंट इसको कैसे मैनेज करेगी, गवर्नमेंट के पास पैसा आता है, कहां से आएगा, टैक्स से आएगा, कुछ पैसा टैक्स से आएगा, वो डायरेक्ट टैक्स होता है, इनडायरेक्ट टैक्स होगा। ऐसा नहीं है कि एक ही आदमी, मतलब कोई जैसे कुछ लोगों को लगता है ना कि हम टैक्स दे रहे हैं, बाकी दुनिया टैक्स नहीं दे रही है, ऐसा नहीं है माय डियर, एवरीवन इज पेइंग टैक्स। एक बच्चा पैदा होने से पहले टैक्स देता है, कैसे, एक बच्चा पैदा होने से पहले टैक्स देता है भैया, उसकी जितनी भी माँ जो खाती है ना कि बच्चे के न्यूट्रिशन के लिए, जब उसको पेट में होता है, उसके जितनी भी प्रोडक्ट खरीदते हो आप, जितनी दवाएं आप खरीदते हो, उससे पहले अल्ट्रासाउंड करवाते हो, सब पे टैक्स लगा हुआ है, इनडायरेक्ट टैक्स लगा हुआ है। एक रिक्शे वाला भी टैक्स दे रहा है, एक भिखारी भी जो कुछ सामान खरीदता है उस पर वो टैक्स दे रहा है, इनडायरेक्ट टैक्स दे रहा है ना। लोग समझते हैं कि जो डायरेक्ट टैक्स दे रहे हैं बस वही टैक्स दे रहे हैं, बाकी दुनिया टैक्स नहीं दे रही है। भैया कहते टैक्स पेयर के पैसे पे ऐश कर रहा है, अबे टैक्स पेयर तो तू भी है भाई, जो ऐश कर रहा है वो भी टैक्स पेयर है। आपने टैक्स क्यों दिया, ताकि आप हॉस्पिटल्स बनाएं, आप जो है स्कूल्स बनाएं, आप गरीबों की हेल्प करें, है ना, बैलेंस करने के लिए, देख लो ना आप। तो टैक्स में, अब इनकम टैक्स में ये है कि भाई जिसकी ज्यादा इनकम है उसको टैक्स देना पड़ रहा है, ज्यादा टैक्स देना पड़ रहा है, जिसकी कम इनकम है वो उसको टैक्स देना पड़ रहा है। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में ये है कि चाहे ज्यादा हो या कम हो, सबको सेम टैक्स देना है। जैसे अगर उसने किसी ने आइसक्रीम खरीदी है, तो चाहे वो गरीब खरीदे चाहे अमीर खरीदे, सबको बराबर टैक्स देना पड़ता है, ये तो ज्यादा इनजस्टिस है ना। और वहां पे क्या नाम है, जो अमीर है तो अमीर को ज्यादा टैक्स देना पड़ रहा है, वो फिर भी जस्टिफाइड है, गरीब को कम टैक्स देना पड़ रहा है। डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स तो ज्यादा बड़ा बर्डन आपने डाल रखा है लोगों के ऊपर, है ना, तो इनडायरेक्ट टैक्स से कमाई भी बहुत है ना। अच्छा, तो ये टैक्स से पैसा आ रहा है, नॉन टैक्स से भी पैसा आ रहा है, गवर्नमेंट भी बहुत सारे काम करती है भाई, गवर्नमेंट भी तो बिजनेस कर रही है ना, कई सारी पीएसयूज खोल रखे हैं, है ना, सर्विसेज दे रही है। ये तुमने मेट्रो पे देखा, मेट्रो पे कौन लगे रहते हैं सिक्योरिटी में, कौन लगे रहते हैं,
आर्मी के आर्मी लगी रहती है, पागल हो गया? मेट्रो के अंदर कौन लगी रहती है? बीएसएफ। बीएसएफ नहीं है, मेट्रो के अंदर बीएसएफ का है? नहीं सर। मेट्रो स्टेशन कभी नोटिस नहीं किया क्या लिखा रहता है उसमें? नहीं क्या सर। रिटायर्ड क्यों नहीं? तो रिटायर्ड एक स्पेशल क्या नाम है, पैरामिलिट्री फोर्स है इंडस्ट्रियल, किसके लिए? इंडस्ट्रियल प्रोटेक्शन के लिए एक पैरामिलिट्री फोर्स बनाई गई है। बताओ मुझे कौन सी? चलो मोबाइल है तुम्हारे पास, बताओ। इंडस्ट्रियल, जितनी भी इंडस्ट्रीज थी ना पहले पीएसयू, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए एक स्पेशल फोर्स बनाई गई थी, पैरामिलिट्री फोर्स। वो फोर्स यहाँ पे मेट्रो को प्रोटेक्शन दे रही है और ऐसी इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्शन देती है, तो गवर्नमेंट उससे भी तो पैसा कमा रही है। यस यस सर। कौन सी वो फोर्स है बताओ? तुम लोगों ने कभी ध्यान नहीं दिया, इनके यहाँ पे लिखा रहता है। जब भी जाओगे ना आप, अगली बार जब मेट्रो में जाना तो ध्यान देना। बताया ना, इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई गई थी। यस सर। तो सीआईएसएफ वाले क्या कर रहे हैं? ये कभी तुमने सीआईएसएफ नहीं देखा क्या? हैरान हूं मैं, इसलिए तुमसे सर्च करवाया कि थोड़ा सा करो, दिमाग एक्टिव हो तुम्हारा। चलो पहले सीआईएसएफ वाले अक्सर देखो, जितनी भी इंडस्ट्रीज है, ठीक है, अब सीआईएसएफ वालों को कोई खास काम बचा नहीं था तो इन्होंने मेट्रो में लगा दिया। सीआईएसएफ वाले सारी सिक्योरिटी वगैरह ध्यान रखते हैं, और सीआईएसएफ वाले जो है जो इंडस्ट्रीज बड़ी होती है ना, उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए थे। अब ये है गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन सर्विस किसको दे रहे हैं? अरे भाई मेट्रो प्राइवेट भी है, यस सर। ठीक है, उसमें प्राइवेट वेंचर भी है, उसमें बहुत पैसा प्राइवेट लगा हुआ है, और ऐसे ही बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं। तो उनको प्रोटेक्शन जब दे रही है सीआईएसएफ वाले, तो पैसा किसको जा रहा है? गवर्नमेंट को। ऐसी बहुत सारी गवर्नमेंट, कोई पब्लिकेशन है जैसे कि इंडिया एयरबुक छापती है, और ऐसे बहुत सारी चीजें गवर्नमेंट करती है, गवर्नमेंट कंपनी पीएसयूज वगैरह काम करती हैं, तो वो क्या करती हैं भैया? वो पैसा कमा के गवर्नमेंट को देती, तो गवर्नमेंट का पैसा आ रहा है। गवर्नमेंट का ओएनजीसी विदेश है, विदेश में भी काम कर रही है, तो वहां से भी पैसा आ रहा है। तो गवर्नमेंट के पास पैसा क्या नाम है, इससे भी आता है, ठीक है, रेवेन्यू। तो गवर्नमेंट के पास पैसा है। अच्छा, गवर्नमेंट कहाँ खर्च करेगी? तो या तो देखो, दो तरीके से पैसा आता है, एक होता है लायबिलिटी वाला पैसा, और एक होता है, मतलब एक पैसा होता है लायबिलिटी वाला। लायबिलिटी वाला पैसा कैसा है कि जिसमें आपको वापस करना है। जैसे आप पैसे दो तरीके से होते हैं, एक होता है आपकी सैलरी, वो आपकी लायबिलिटी नहीं है, आपने सैलरी है आप उड़ा सकते हो, लेकिन आपने लोन लिया है तो, उधार लिया है तो लायबिलिटी है ना, तो उसको बोलते हैं कैपिटल रेवेन्यू। क्या बोलते हैं? कैपिटल रिसिप्ट। क्या बोलते हैं? कैपिटल। जिसमें लायबिलिटी है, और जिसमें लायबिलिटी नहीं है उसको बोलते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट। वो आप लोग पढ़ेंगे आगे, ठीक है। अच्छा, जिसमें खर्च करोगे, अगर कोई डेवलपमेंट में काम खर्च कर रहे हो तो उसको लोग बोलेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे तुमने घर बना दिया, कोई अच्छा बिल्डिंग बना दी, कोई अच्छी चीज खरीदी, तो उसको बोलेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। जो तुमने क्या नाम है, जिससे तुम्हें कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा, कोई फायदा नहीं हो रहा, मतलब फायदा तो हो रहा है लेकिन डेवलपमेंट नहीं हो रहा कुछ खास, ठीक है, तो उस सिक्योरिटी के लिए ऊपर खर्च कर रहे हो। सिक्योरिटी गार्ड कोई डेवलपमेंट कर रहा है? नहीं, प्रोटेक्शन कर रहा है ना। आर्मी के ऊपर खर्च कर रहे हो, जो आर्मी डेवलपमेंटल एक्टिविटी नहीं, सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए खर्च करती है, तो उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। पेंशन दे रहे हो लोगों को, तो पेंशन में आप तो कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहे, लेकिन पेंशन दे रहे हो, तो वो क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो गवर्नमेंट इसको मैनेज करती है कि कैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर करें, कैसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करें, कैसे इनकम आएगा, कितना होगा, रेवेन्यू डेफिसिट को कैसे कम करें, कैपिटल एक्सपेंडिचर को कैसे बढ़ाएं, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैसे कम करें। इसी तरीके से रेवेन्यू रिसिप्ट कैसे बढ़ाएं और कैपिटल रिसिप्ट को कैसे कम करें, और किस तरह से इसको मैनेज किया जाए। ये सारी बातें, क्या क्या स्कीम होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, ये सब कहाँ पे है? बजट के अंदर, ठीक है। और बजट के अंदर प्रेसिडेंट की ड्यूटी है, ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 112 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि हर साल प्रेसिडेंट विल प्रेजेंट द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होगा? रेवेन्यू और जो रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर, दोनों का पूरा ब्यौरा होगा, ठीक है, वो प्रेसिडेंट पार्लियामेंट को देगा, ठीक है। तो एक्चुअल में प्रेसिडेंट को पेश करना है, लेकिन वो अपने बिहाफ पर किसी से भी पेश करवा सकता है, फाइनेंस मिनिस्टर से करवा ले, प्राइम मिनिस्टर से करवा ले, किसी से भी करवा ले, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में जो ड्यूटी है वो किसकी है? प्रेसिडेंट। अब वो जनरली फाइनेंस मिनिस्टर से करवाता है, ठीक है। अभी वो कहते प्राइम मिनिस्टर पेश करो, तो प्राइम मिनिस्टर मना कर देगा क्या? ठीक है, मतलब वैसे तो एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट, बट मैं ठीक है वैसे, लेकिन अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि किसकी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है, तो प्रेसिडेंट की है, ठीक है, क्योंकि प्रेसिडेंट इज रिस्पांसिबल फॉर दैट, राइट? यस सर। अच्छा, उसके बाद में फिर आपका आता है बजट हो गया। फिर अगर हमें बाहर से पैसा लेना है, जैसे मान लीजिए हमें एक्सचेंज रेट है, अभी हमें डॉलर में डील करना है, भाई हर चीज तो हम बना नहीं रहे, हमें पेट्रोल चाहिए। अब पेट्रोल चाहिए तो हम पेट्रोल लेने कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे भैया? बाहर जाएंगे, सऊदी अरब, मिडिल ईस्ट में जाएंगे, वेनेजुएला जा सकते हैं, थोड़ा और दूर चले जाए तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी तो लगता है, ठीक है। तो हम लोग मिडिल ईस्ट पे ज्यादा प्रेफर करते हैं, ईरान, इराक, इराक को तो तबाह कर दिया लोगों ने,
ठीक है, सऊदी अरबिया, ओमान, ये कतर, कुवैत, है ना, यही तो जाएंगे। Yes, sir. इसीलिए हमें दोस्ती रखनी पड़ती है इनसे, नहीं तो हम ही पाकिस्तानी वगैरह इनसे भी दुश्मनी करें, है ना। हमारी तो हमें तो गुस्सा आता ही है इन लोगों के ऊपर, है ना, मुस्लिम है ये लोग, ठीक है। ओके फाइन। तो कुल मिलाकर ये है कि कतर और कुवैत और यहाँ जाना पड़ेगा हमें, ठीक है। किसके लिए जाना पड़ेगा? पैसे के लिए। और इन लोगों को अमेरिका ने दबा रखा है। क्या कर रखा है? दबा रखा है कि भैया डॉलर में डील करना, नहीं तो बहुत फोड़ूंगा, ठीक है ना। भाई इन लोगों के पास एक तरह से सब्सिडी अलायंस में है लोग। Yes, sir. खेल मतलब ईरान को छोड़ दो, ईरान के ऊपर सेक्शन लगाता रहता है फिर वो, ठीक है। तो कुल मिलाकर ये है, एक तरह से मैंने बोला है, आई एम नॉट सेइंग कि सब्सिडी अलायंस हमारा वाला जो लसा वाली वाला, मतलब एक ये है कि ये लोग दबे हुए हैं वन वे और अदर, राइट। तो इन लोगों ने क्या करा है कि डील करते हैं डॉलर में, वो कहते हैं डॉलर लाके, तो वैसे स्टेबल करेंसी है डॉलर, बना रखा है उन्होंने, स्टेबल कर रखा है, बैकिंग दे रखी है। तो उसमें क्या करेंगे? डॉलर लेकर अब हम अमेरिका के पास दौड़ते हुए जाएंगे कि साहब डॉलर दे दो, ठीक है ना। और डॉलर वो कहेगा फिर तुम्हारे रुपए की तो औकात में समझता नहीं कुछ, मुझे क्या दोगे फिर? रुपए के बदले में कुछ सामान तुम्हारे पीछे बैकअप होना चाहिए कुछ, क्योंकि डॉलर का तो अपना आप बैकअप बना रखा है हमने। पेट्रोल चाहिए तो डॉलर डिमांड करोगे ही तुम, हमने तो जुगाड़ लगा रखा है। तुम बताओ तुम्हारे रुपए तुम तो अगर बेईमानी कर लिया, तुमने रुपए से हमें कोई सामान नहीं दिया तो क्या होगा? तो हमें भी सिक्योरिटी देनी पड़ती है इस तरह से। यानी मतलब रुपया अगर उनके हाथ में चला के तुम्हारे यहाँ से कुछ भी खरीद के लेके चले जाएंगे, मान लो 1 करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़ 10 अरब रुपए उनके पास हो और वो सारा चावल खरीद के लेके चले जाते, हम क्या करेंगे, है ना। तो बेसिकली बात ये है कि हम जो है उसी तरह से, तो एक्सचेंज रेट को कैसे मैनेज करना है, कितना कैसे होगा, एक्सचेंज रेट हो गया। या अगर हमें लोन की जरूरत है, जैसे हम गरीब कंट्रीज हैं, हमें कभी भी मतलब वर्ल्ड बैंक के सामने हाथ फैलाना पड़ता है, कभी IMF के सामने फैलाना पड़ता है, बहुत बार हमने फैलाया है, उसके बारे में बात करेंगे। तो एक्सचेंज रेट जो है ये सब डिसाइड करने का काम है IMF का। IMF एंड IBORD, इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट, एंड दिस IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये दोनों जो है ब्रेटन वुड ट्विंस कही जाती है। क्या कहलाती है? ब्रेटन वुड ट्विंस, क्योंकि ब्रेटन वुड का एक होटल है, वहां पे कॉन्फ्रेंस हुआ था, तो यहाँ पे ये आया था। ब्रेटन वुड ट्विंस जो है IMF एंड IBORD को आया था। IBORD इज वन ऑफ द, अब 5 जो इंस्टीट्यूशंस है वर्ल्ड बैंक के अंदर, 5 इंस्टीट्यूशन, उन 5 में से एक IBORD है। 5 इंस्टीट्यूशन कौन कौन से वर्ल्ड बैंक के? IDA, IBORD, मीगा, ICCID एंड IFC, ठीक है। ये 5 इंस्टीट्यूशन में से एक IBORD है, ठीक है। तो ये जब IBORD बना था तो अकेला था, ठीक है, और अकेला ये प्लस इंस्टीट्यूट, तो लॉन्ग टर्म लोन देने के लिए तो IBORD था, ठीक है ना। कौन था लॉन्ग टर्म लोन देने के लिए? IBORD। और क्या नाम है उसके लिए कौन था? एक्सचेंज रेट को मैनेज करने के लिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट को मैनेज करने के लिए वो था आपका IMF, ठीक है। ये 2 इंस्टीट्यूशन है, इनसे हमें डील करना है, या अमेरिका से लोन लेना है, कुछ भी, तो उनको कैसे डील करेंगे हम? तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में हम उसको पढ़ते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट इज व्हाट? बैलेंस ऑफ पेमेंट इज the whole economic transaction of one country with rest of the world. The whole economic transaction of one country with rest of the world is known as balance of payment in a financial year. एक साल के अंदर जितना भी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन होता है, चाहे वो इंपोर्ट के फॉर्म में हो, एक्सपोर्ट के फॉर्म में हो, लोन के फॉर्म में हो, ठीक है, समझ लो, रिमिटेंसेस के फॉर्म में हो, ओके, किसी भी फॉर्म में हो, लोन हो, रिमिटेंसेस हो, बैंक कैसा भी पैसा आ रहा हो, तो ये जो ओवरऑल होता है, यूपीएससी का क्वेश्चन भी है बैंक बैलेंस ऑफ पेमेंट के ऊपर, तो इसको हम बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। क्या बोलते हैं? बैलेंस ऑफ पेमेंट। बात समझ में आ गई? इसको यानी जो इंटरनेशनल कोई भी बात करनी है तो हम कहाँ पे करेंगे? एक्सटर्नल सेक्टर या बैलेंस ऑफ पेमेंट में। बात क्लियर? ये चैप्टर भी समझ में आया कि इसमें क्या पढ़ना हमें? बात समझ आ रही है ना? ओवरऑल इकोनॉमी का एक व्यू दे रहा हूँ मैं, ओवरव्यू दे रहा हूँ। अच्छा, इसके बाद फिर हम लोगों का आता है कि भाई देखिए ये तो हमने कर लिया, अब हमें क्या करना है? हमें देखना है सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। किसको देखना है? सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। उसमें हम लोग देखिए एग्रीकल्चर सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, सर्विस सेक्टर है, ये 3 मेन सेक्टर्स हैं। तो एग्रीकल्चर के लिए जो भी है हमारे पास चीजें, स्कीम्स वगैरह जो चलाते हैं हम लोग, पैसा फाइनेंस कैसे करते हैं उसको, कितना कंट्रीब्यूशन जीडीपी के अंदर है, कितने लोग एम्प्लॉयड हैं और क्या क्या उसके अलाइड सेक्टर्स है, क्या काम करते हैं, वो सारी हम लोग देखते हैं प्राइमरी सेक्टर में। प्राइमरी सेक्टर में जैसे कि एनिमल हस्बेंड्री भी आ जाता है, उसके अंदर फिशरीज वगैरह भी आ जाती है।
सेकेंडरी सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वगैरह है, टर्सरी सेक्टर में सर्विस सेक्टर वगैरह है, तो इनका कितना कंट्रीब्यूशन है, कैसे एम्प्लॉयमेंट है, कैसा है, क्या चीज है, वो सारा हम लोग इसमें सर्विस सेक्टर में देखते हैं, कैसे कैलकुलेशन है, कैसे उसमें हम इन्फ्लेशन देखते हैं क्या है, ये सारा सेक्टर्स में आता है। फिर हम लोग जाते हैं इसके बाद स्कीम्स वगैरह के ऊपर, एग्रीकल्चर से कोई स्कीम चल रही हो गवर्नमेंट की, अगर क्या नाम है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को लेकर कोई स्कीम है, सर्विस सेक्टर को लेकर कोई स्कीम है। फिर हम लोग थोड़ा सा हेल्थ के ऊपर चले जाते हैं, कम्युनिकेशन एंड हेल्थ के ऊपर। कम्युनिकेशन में हमारा दो तरह से, एक तो रोड रेलवे और ये वाला कम्युनिकेशन होता है, एक हमारा इंटरनेट वाला भी कम्युनिकेशन है ना, तो उसमें जो वो है वो भी एक कम्युनिकेशन ही में ही आता है एक तरह से आप कहेंगे, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन है, वो आएगा। उसके अलावा हमारा जो है इंटरनेट वगैरह वाला भी कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन की बात आती है, गवर्नमेंट उसके ऊपर कुछ काम कर रही है, हेल्थ सेक्टर में कोई काम कर रही है जिसमें इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट वगैरह लग रहा है, कुछ पैसा लग रहा है, तो उसके ऊपर भी थोड़ी बहुत हम बातें कर लेते हैं। ये सब करंट अफेयर्स के अंदर जो भी चीजें चल रही होती है उसकी बात करते हैं, बस यही ओवरऑल इकोनॉमिक्स में हमें पढ़ना होगा। बैंकिंग सेक्टर वगैरह में आरबीआई, उसके फीचर्स, बैंकिंग को कैसे कंट्रोल करता है, तो इसमें हम लोग सबको देखो जो भी इंस्टीट्यूशन कंट्रोलिंग है उनकी बात करते हैं। जैसे जीडीपी वगैरह है, उसमें सीएसओ एनएसएसओ वगैरह आ जाते हैं, उनको कैसे वो लोग मैनेज करते हैं, ठीक है। इन्फ्लेशन वगैरह में भी क्या नाम है सीएसओ वगैरह रखते हैं, लेबर ब्यूरो वगैरह आते हैं। अच्छा, उसके अलावा जो फिर हम लोग चले जाते हैं बैंकिंग में, तो आरबीआई मेन रोल प्ले करता है उसके अंदर, ठीक है। हम शेयर मार्केट में जाते हैं तो उसमें सेबी रोल प्ले करता है, ठीक है, सेबी रोल प्ले करता है। और भी इंस्टीट्यूशन उसके साथ अलाइड है लेकिन काम करते हैं, कंपनी एक्ट काम करती है, ठीक है। उसके अंदर क्या नाम है आपका लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप 2008 एक्ट जो है वो भी काम करता है। इसके बाद में फिर हम लोग जाते हैं किधर, क्या नाम है आपका जो है बजट। तो बजट में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लेकर जो बजटरी डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं, बैलेंस जीरो बेस्ड बजटिंग है, बजटरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उनके तरीके होते हैं बहुत सारे, परफॉर्मेंस बजट है, आउटकम बजट है, ऐसे, तो उसके लिए डॉक्यूमेंट्स है वो काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद में फिर जो बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात हम करते हैं एक्सटर्नल सेक्टर में, तो वहां पे जो मेन रोल प्ले करता है, यानी कि बजट में तो गवर्नमेंट मेन रोल प्ले कर रही है। आईएमएफ वर्ल्ड बैंक और उसके साथ जो है बाहर की डीलिंग अक्सर आरबीआई करता है, सेबी भी कुछ हद तक करता है, तो ये लोग इनसे हम लोग डील करते हैं, ठीक है। उसके बाद में फिर हम इधर आते हैं, तो ये सारे जितने भी ये सब चीजें सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी वगैरह है, इसको कंट्रोल कौन करता है, इसको जो है कंट्रोल करती है आपका गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। गवर्नमेंट के अंडर में होता है सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल स्कीम भी होती है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है, सेंट्रली स्कीम होती है, तो कई तरह की स्कीम होती है, स्टेट स्कीम्स होती है, तो स्कीम्स के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो ये ओवरऑल हमारी इकोनॉमी है। लेकिन सबसे पहले हम लोग ये शुरू करते हैं कि इकोनॉमी हमारी कैसे यहाँ तक पहुंची है, हम लोग कैसे इकोनॉमी क्योंकि हम इकोनॉमी में जी रहे हैं, हर वक्त इकोनॉमी की जरूरत है कुछ ना कुछ। अब इस सबको हमें बहुत डिटेल में पढ़ना होता है, एक एक पॉइंट को पढ़ना होता है, ठीक है। इतनी बात तो आज आई होप एंड आई थिंक आपको समझ में, यस सर, ठीक है ना, आसान।